तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, अध्याय नंबर 12, पाठ नंबर 12 है आपका। पाठ का नाम है औपनिवेशिक शहर। यहाँ पे हम जो है जानेंगे आखिरकार ये जो पुराने कस्बे थे, गांव थे, उनको विकसित करके अंग्रेजों ने आधुनिक शहर कैसे बना दिया उस समय के औपनिवेशिक काल के दौरान। तो वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। इस कंप्लीट बुक के जो है आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक कर लेना। अब यहाँ पे जो कहानी आती है औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शहर, देखो शुरुआती दौर में अंग्रेज जब भारत आए थे उससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग भारत आ रहे थे। ये आम सी बात थी, व्यापार चलता था दूर दराज के इलाकों तक। लेकिन उस समय जो है शहरों का विकास इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि राजा कर वसूली लिए जा रहे थे, उसके अलावा और भी लोग थे जो पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन समय ऐसा बदला कि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ऐसे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा नहीं, जमीन हथिया लेते हैं। उन्होंने जो है सल्तनतें कब्जा ली, जो राजा थे उनको मार डाला या भगा दिया, जो भी किया। जमीन उनके कब्जे में आ चुकी थी, सल्तनत उनके कब्जे में आ चुकी थी। उस समय जाके उन्होंने जो है अपने हिसाब से शहरों का विकास करना शुरू किया और अपने हिसाब से ही तीन जो है महत्वपूर्ण शहरों को सामने लेकर आए। पहला था मद्रास, कोलकाता और बम्बई। ये तीन शहर है जिनका हम जिक्र करेंगे। देखो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था कि ये जो शहर है मद्रास, कोलकाता, बम्बई, ये एक बहुत ही मतलब बोल सकते हो व्यापारिक केंद्र था बहुत बड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आम शहरों की तरह ही थे, ज्यादा व्यापार यहाँ पे होता ही नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, व्यापारिक केंद्र थे, महत्वपूर्ण हो गए बहुत ज्यादा। तो इन शॉर्ट आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या होने वाला है यहाँ पे। तो तीनों शहर जो है मूलतः, ये तीनों शहर जब जिक्र आएगा तो याद रखना, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, इन तीन शहरों की ही बात हो रही है। देखो अगर मैप का आपको पता होगा, देखो ऐसा कुछ मैप है नीचे की साइड से, ऊपर हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऊपर की हमें जरूरत नहीं है। देखो बम्बई इधर वाली साइड पड़ती है, एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड, मतलब ये तीनों इलाकों पे नियंत्रण रख रहे थे। बाद में रेलवे लाइन आई, उसकी मदद से भी इन्होंने बहुत सारा काम किया, जिससे इनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा इन शहरों को। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तीनों शहर जो है मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे, ये शहर नहीं थे। बेसिकली ये गांव हुआ करते थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास, 1690 में कलकत्ता में जाकर बसे। 1661 में बंबई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया। देखो जब कब्जा हो गया था तो अब कंपनी को, उनको तो पैसा चाहिए राजाओं को, तो उन्होंने कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। यानी कि किसी और का राज था, उसको मिल गया और उसने किसी और को दे दिया। कुल मिला के देखो संपत्ति तो वहीं की वहीं पड़ी रह गई, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? राजा को हो रहा है, वो किराए टाइप में दे दिया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला था इनके साथ में, इन लोगों के साथ में, शहरों के साथ क्या हुआ। तो ये छोटा सा आइडिया देते हैं, बाद में हम चैप्टर में घुसेंगे क्योंकि चैप्टर की कहानी तो चलती रहेगी, लंबी कहानी है। लेकिन पिछला चैप्टर जो हम पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हमने जाना 1857 की क्रांति और उसके बाद के जो नतीजे सामने आए थे वो भयानक थे। शहर टूट फूट चुके थे, लड़ाई हुई थी। तो उसी को लेके जो है 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, वहां के लोग तो रह रहे थे वहां पे, जब हमले हो रहे थे, मतलब अंग्रेजी लोगों को मारा जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, वहां के लोगों ने क्या किया था, इसका वर्णन यहाँ पे शायर मिर्जा गालिब ने लिखा है कुछ इस प्रकार से। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद, दुश्मन यहाँ पे कौन है समझते हो ना, अंग्रेजी लोग जो थे, उनको भगा देने के बाद विजेताओं ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया। जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बनी रही। 3 द्वार अजमेरी, तुर्कमान और दिल्ली अभी भी विद्रोही के कब्जे में थे। यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा कब्जा था। लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली छोड़ के पास के गांव में भाग गए। उस समय क्या था कि जो शहर थे ना, शहरों में अगर अटैक करना है तो वो गांव में जाते ही नहीं थे वो लोग, ऐसा सीन था। मतलब गांव को बिल्कुल तुच्छ लेवल का मानते थे।
तो इसका असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा कनेक्टेड टाइप का है तो दे दिया है इन्होंने। अब देखते हैं पहला पॉइंट आ रहा है, वो है पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर, यानी कि जब उनका समय शुरू भी नहीं हुआ था, अंग्रेजी राज शुरू ही नहीं हुआ था, उस समय के शहर और कस्बे कैसे हुआ करते थे। कस्बों में, कस्बे यहाँ पे बोल सकते हो छोटे छोटे इलाके बोल सकते हो आप, और जो है शहर तो जानते ही हो आप, बड़े जो है केंद्र होते हैं। कस्बे जो है उनसे छोटे होते हैं, थोड़े से गांव से तो बड़े होते हैं लेकिन थोड़े से मतलब बीच से की सिचुएशन पे होते हैं। कस्बों में जो है शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाया करती थी, क्योंकि यहीं से इनका धन वसूली, पैसा जो कुछ था, या फिर लड़ाई जो होती थी वो इन्हीं के चक्कर में होती थी, तो इनको किलेबंद कर दिया जाता था। जो राजा जहां पे रह रहा है उधर के इलाके को, कस्बे या शहर जो भी है, उसको पूरे को किलेबंद करवा दिया जाता था। व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था। यानी कि फायदा तो सबको चाहिए, शहर से सामान लाते गांव में बेच देते, ऐसा सीन था, जो कि आजकल भी होता है। शिल्पकार जो है कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेनाओं के लिए अनाज लाया जाता था, गांव से भेजा जाता था अनाज शहरों के लिए। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित होता था। अब उसको चारों तरफ से सिक्योर इसीलिए किया जाता था क्योंकि जो पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, जो कर वसूली है या कहीं से भी आ रहा है, राजाओं का जो खजाना बढ़ता जा रहा है, तो वो खजाना सुरक्षित भी रखना है। अगर लड़ाई हुई, वो राजा हारा, तो वो सारी संपत्ति दूसरा राजा हथिया लेगा, तो वो भी एक दुखदायक बात रहेगी, तो इसीलिए वो ज्यादा सुरक्षा रखा करते थे। सम्राट जो है किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मतलब नगर यहाँ पे समझ रहे हो ना, शहर ही है एक, तो उसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी जो उस समय होती थी। आज के टाइम की जो चीजें हैं आज के टाइम के शहरों में मिलेंगी, लेकिन इनको किलेबंद नहीं किया गया आज के शहरों को। उस समय शहरों को किलेबंद कर दिया जाता और अंदर सारी चीजें मुहैया कराई जाती थी। अब ये जो है आपको इससे आइडिया लगेगा, देखो ये एक शहर बसा हुआ है कोई, शाहजहानाबाद, 1857 का समय है ये, उस समय बसा हुआ है। ये देखो यहाँ पे चारों तरफ इसको दीवारों से घेरा गया है, ऐसे यहाँ से ऐसे, ताकि कोई भी लड़ाई हो तो इसको संभाला जा सके। यहाँ से एक रास्ता है अंदर जाने का, एक रास्ता यहाँ से है अंदर जाने का, एक रास्ता यहाँ से है अंदर जाने का, और शायद ये भी रास्ता ही है अंदर जाने का। तो इस तरीके से रास्ते बने हुए थे पूरे के पूरे, और जिनसे जो है इस पूरे इलाके के अंदर जाया जा सकता था। और यहाँ पे जिसको घूमना है, जो कुछ करना, लेकिन इन पे नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठाया और घुस गया अंदर जाके, तो ऐसा नहीं होता था। चलो आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। राजाओं का राज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि औपनिवेशिक काल आ गया था, समय बदल रहा था। अंग्रेज हथियाने के चक्कर में पड़े हुए थे, उनको पैसा लूटना था। बहुत सारी फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है वही हालात थे, सेम टू सेम। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। 18वीं शताब्दी में बदलने लगा जो सब कुछ, जो भी था पहले का समाज था जो हमने जाना भी, तो वो बदलने लगा। राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख यानी कि बर्बाद हो गए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल राजधानियां दिल्ली और आगरा ने अपना अस्तित्व खो दिया, राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। मतलब कि उनकी जो वैल्यू थी, वो पावर थी ना उनके पास में, मतलब जो लोग थे व्यापार के चक्कर में या जो कुछ भी था, दिल्ली आते या फिर यहाँ पे आगरा में जाया करते थे। अब इनको बर्बाद सा कर दिया, इनकी वो कदर नहीं रही। अब कदर नहीं रहेगी, नए केंद्र बनेंगे तो लोगों को तो काम चाहिए, वो नए केंद्रों में जाएंगे, पैसा कमाना है सबको यार। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास। क्षेत्रीय राजधानियां लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, ये पता नहीं कहाँ पे है यार, पूना, जिसको आज के टाइम पे पुणे बोला जाता है, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर, आज का तंजावुर है जो, के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। यानी कि ये जो है शहर इनकी जो है तरक्की होने लगी, विकास होने लगा। आगरा, दिल्ली जैसे शहर थोड़े से पिछड़ गए उन मामलों में। उसके अलावा ये जो है ना, यहाँ पे पूरा व्यापारिक केंद्र बनाने की पूरी कोशिशें करी गई, ताकि यहाँ पे से जो है इनको ज्यादा फायदा मिले अंग्रेजों को। क्योंकि देखो शुरुआत में 2 शहर थे, 2 शहरों से ज्यादा कुछ होने वाला था नहीं, तो इन्होंने ज्यादा शहर बसाए, अच्छे शहर बनाए, ताकि इनको ज्यादा फायदा मिले। यूरोपीय कंपनियां, व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में कब्जा कर लिया, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में,
अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी, आज जो पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, तो इन इलाकों पे ये कब्जा करके बैठ चुके थे ये यूरोपियन व्यापारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनका पूरा पूरा कब्जा था, यहाँ से इनको पूरा मुनाफा भी होता था अच्छा खासा। मध्य 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं शताब्दी का मध्य आ चुका था। इससे जो है परिवर्तन का एक नया चरण शुरू हो गया, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य केंद्रों पर होने लगी। ये जो केंद्र बनाए इतने सारे अभी हमने जाना, ये सारे केंद्र भी हटा दिए, बोले हमें नहीं करना इनके अंदर व्यापार, हम कहीं और जा रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका पत्रोन्मुख हो गई। ये जो बढ़ रहे थे ना आगे आगे तरक्की की राह पे थे, इनकी तरक्की मर गई एकदम से और ये भी बर्बाद से हो गए। लेकिन यहां तक तो सब सही चल रहा था, मामला भी ठीक था, कोई बड़ी दिक्कत की बात थी नहीं। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब प्लासी का युद्ध हार गए। 1757 की बात है। प्लासी का युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, इन्होंने जमीनें, देखो शुरुआती दौर में ये सिर्फ व्यापार करने आए थे, इनका कोई फालतू उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पे राजा बने राज करे। लेकिन जब इनको समझ में आया कि राज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो इन्होंने राज करने की सोची और 1757 में पहली लड़ाई लड़ी थी एक राजा के खिलाफ, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, और उसको हार गया था वो राजा। और उसके बाद में उनको मजा आने लगा उस नियंत्रण में, धीरे धीरे बढ़ा लिए अपने इलाके सारे यार। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला। मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ये 3 शहर है ना, जो जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ पे इन्होंने जो है व्यापार फैला दिया अपना पूरा, और ये बड़े केंद्र बन गए। औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल यानी कि इनकी छानबीन करते हैं, ये जो शहर थे, जो 3 शहर थे, इनके अंदर क्या क्या था। औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास, यहाँ पे शहरों का इतिहास हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं अभी के टाइम पे, ये हमारा नहीं है, हैं? फिर किसका है ये इतिहास? देखो ये इतिहास जो है ना अंग्रेजों ने लिखा था, और हम कैसे मान ले कि ये 100% सही है जो उन्होंने लिखा? हो सकता है उनकी कोई सोच रही हो उस समय जो आम जनता की ना हो, भारतीयों की ना हो, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज को लेके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इतिहास को लिख तो देते हैं हम, लेकिन दिक्कतें बहुत आती है, सवाल बहुत सारे उठते हैं। सरकार का तो ये मानना है कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये वो वाली सरकार है जो राज कर रही थी, अंग्रेजी सरकार। उनको समझ में आया कि इतने बड़े इलाके पे हम राज कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें नक्शे बनाने पड़ेंगे। नक्शे में इन्होंने बहुत चालसाजी करी। इन्होंने जो है गरीबों की बस्तियां, जो आम गरीब थे, पिछड़े हुए लोग थे, उनको नक्शों में दिखाया ही नहीं कि यहाँ पे भी कोई रहता है। इन्होंने अच्छे, अमीर, जमींदार, बड़े बड़े लोगों को, अमीर के पैसे वाले लोगों को दिखाया, ताकि दूसरों को जमीन से बेदखल करो, वहां पे कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी जमीन है, लेकिन अमीरों की जमीन को कुछ ना करना, वो उनसे तो फायदा मिल रहा है यार, उनको कैसे छेड़ेंगे हम जाके। व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे, यानी कि इनसे ज्यादा फायदा होता था। रणनीति बनानी हो गई, लड़ाई हो गई, तो कहाँ से डिफेंड करना है, कहाँ से हमला करना है, वो सारी चीजें भी समझ में आती थी। तो इसीलिए भी नक्शे कहीं ना कहीं महत्व रखते थे। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी। यानी कि किसान, आम जनता एक बहुत सारे करों से परेशान थी। एक नया कर भी आ गया, वार्षिक कर था, ये साल में एक ही बार लिया जाता, नगर पालिका कर जिसका नाम था। और इसके तहत जो है उनको उनसे पैसे लेते और उसके बदले उनको सड़कें और ये सारी सुख सुविधाएं देते थे जो होती है आमतौर पे। नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं मिलती और इसके बदले लोगों को पैसे देने पड़ते थे। तो ये सारी चीजें, निर्माण जरूरी था इनका भी कहीं ना कहीं, तो उसके लिए उनसे पैसे भी लेने पड़े, क्योंकि अपने पास से कौन लगाएगा, ये तो लूटने आए थे वैसे भी। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। जनगणना बोलते हैं जिसको, यानी कि लोगों को गिनना, कितने लोग हैं यार इस गांव में, इस शहर में कितने हैं, इसमें कितने हैं। लेकिन उस समय की जनगणना ऐसे नहीं होती थी। उस समय बहुत सारे क्राइटेरिया लगे हुए थे। तुच्छ लोगों को हम गिनेंगे नहीं और अमीरों को हम छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो ना क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उनको ये पता लगाना है कि आखिर देश में अमीर कितने हैं और कितना हम वसूली कर सकते हैं उनसे। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया था। ये एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड मतलब आते हैं ना सिंगल एक एक नंबर के, तो उनमें पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कि पहली जनगणना का प्रयास कब हुआ था? 1872 में, इसके बाद 1881 में, उसके बाद तो हर 10 साल में जो है जनगणना होने लगी थी, एक नियम सा बन गया था। ये क्या है? प्लान ऑफ बॉम्बे कोलाब एंड शायोन, ये नक्शा है शायद बम्बई का, कुछ हो सकता है, मैंने नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए जो कारीगर भी था? देखो उस समय क्या हुआ था, जनगणना तो ठीक चल रही थी, मामला खराब ये हो रहा था कि लोगों से ये पूछ पूछ के किया जा रहा, भाई साहब अरे सुनो, तुम किस कैटेगरी के अंदर आते हो? व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो? एक काम कर, मैं मजदूर तो नहीं हूं, व्यापारी लिख ले, मुझे व्यापारी हूं मैं तो। फिर दूसरे के पास गए, अब ये पंगा देखो, उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया, व्यापारी इतने हैं देश के अंदर, मजदूर इतने हैं, सैनिक इतने हैं, किसान इतने हैं, ऐसे अलग अलग कर दिया। उसके बाद इस जाति के इतने हैं, इस जाति के इतने हैं, ऐसे से भी कर दिया, सारा बांट दिया सिस्टम। लेकिन पंगा तब खड़ा होता है, उनकी जनगणना को हम सही कैसे ठहरा सकते हैं? क्योंकि जो लोग मजदूरी भी करते थे उन्होंने दोनों जगह नाम लिखवा लिया, मजदूर भी हूं मैं कि व्यापारी भी हूं। ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो कारीगर भी था, व्यापारी भी था, जो आदमी अपनी जमीन पर खुद खेती भी करता था और खुद उसको शहर जाके बेचता था। शहर बेचने वाले को व्यापारी कहते थे, खेती करने वाले को किसान कहते थे। अब दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है जैसे आजकल होते हैं, तो मामला गड़बड़ाता है। मतलब जो आंकड़े वहां पे दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, हम क्या बोले अब इस चीज को लेके। नक्शे क्या बताते हैं और क्या चीजें छिपाते हैं, ये जरूरी है जानना, छिपाते क्या है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। उस समय तैयार किए गए नक्शे में से हमें काफी सारी जानकारी तो मिलती है। शहर में गरीबों को, बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया। गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियां थी शहरों के अंदर, उनको दिखाया नहीं गया। जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, खाली जमीन है, बर्तो इसको इस्तेमाल करो मजे में, क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। वहां से ना तो उनको कर वसूली आती थी, कुछ नहीं आता था, तो इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस भी खत्म थी। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। ये जब जनगणना की बात है, जब जनगणना हो रही थी ना, लोगों ने आंकड़े दिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे तुमको, हम नहीं बता रहे कितने आदमी है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई 5 आदमी रह रहे हैं बता रहा था हम तो 2 ही रहते हैं इधर। तो बड़े मामले, उलट पुलट मामला हो रखा था। तो लोगों को क्या लग रहा था, क्योंकि टैक्स इतने सारे लगे हुए थे, तो सरकार जो है नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहे, यानी कि कटना मरना नहीं होता, ये जो है अलग रहना, मतलब घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाओ, किसी को पता ही ना लगे यहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं रहता। तो वो भी सीन था। तो इसीलिए हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो जनगणना हुई वो सही थी? बदलाव के रुझान अब बदलाव आने लगा। 1900 से 1940 के बीच जो है 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर 13% हो गई, यानी कि ये काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है। 10% बहुत ज्यादा थी, लेकिन 13% यानी कि और भी ज्यादा हो गई पॉपुलेशन उनकी। शुरुआती दौर में 1800 के आसपास जो है शहरीकरण, जो शहर बसाए जा रहे थे, शहर में लोग आ रहे थे, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी, पता ही नहीं था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा और लोग शहरों की तरफ भागने लगे। और आज के समय में अगर आप जाके देखते हो शहरों की तरफ, छोटे शहरों की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों की बातें अगर हम करते हैं, तो वहां पे आबादी बता ही नहीं जा सकती यार, इतनी सारी है, मतलब क्या बताए उसके बारे में, बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल। तो गांव में फिर भी ठीक है, छीट मतलब क्या बोलते हैं उसको, जगह मिल जाती है, ठीक ठाक गंतव्य है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा हो रखा है वो की। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के केंद्र के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड के में हुई औद्योगिक क्रांति, देखो ये क्लास 10th में पढ़ा था हमने शायद से, औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड के अंदर, वहां पे मशीनें आ गई थी कपड़ा बनाने के लिए। तो पहले क्या होता था, भारत से कपड़ा बनता और वो वहां पे बिकता, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब भारत से कच्चा माल जाता और कपड़ा वहां पे बनता और वापस भारत आता और भारत में बिकता, है ना। इससे हुआ क्या कि जो भारत के मील थे और जो उनके हालात थे ना, वो खराब, दिन पर दिन बदतर होते चले गए और कंडीशन ऐसी आ गई कि लोगों ने विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ। तो वो हुआ था, इन शॉर्ट बता दिया मैंने क्या हुआ था यार, तो उसके बारे में है ये कहानी यहाँ पे।
इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके बाद में जो है इस प्रवाह की दिशा ही बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीजें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। भारत से अब क्या जाने लगा? कच्चा माल जाने लगा, जिससे बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। लेकिन रफ्तार जो है वहीं पर नहीं रुकी। 1853 की बात है, रेलवे की शुरुआत हो गई। क्रांति से 3-4 साल पहले ही रेलवे आ चुकी थी। ये वो हथियार था, उस समय लोगों को पता नहीं था। अरे देख ये क्या मशीन जा रही है, अपने आप ही चलती है तो, और दूर दूर तक जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या आ गया। ऐसे हालात थे लोगों को पता ही नहीं था ये चीज क्या है। लोग तो वो बैलगाड़ियां देखा करते थे, तांगा गाड़ी, वो वही चीजें दिखती है, उससे आगे कुछ नहीं देखा था लोगों ने। लेकिन अब आ गई थी रेलवे। और रेलवे के अंदर जब रेलवे आई, यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, तो जब रेलवे आई तो इससे जो है ना, जो विकास की दर थी, तरक्की थी, वो बहुत तेजी से बदलने लगी। गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन के कपास और सूती वस्त्रों के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाले रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। यानी कि यहाँ पे से व्यापार जो है सीधा रेल से होने लगा, जो रास्ता था वो बर्बाद सा हो गया था। तो यहाँ पे जो है ये कुछ चित्र दिखा रखा है आपको, फोर्ट एरिया का, बोरा बाजार का चित्र है। तो इस तरीके से उधर कुछ व्यापार बाजार होते होंगे पुराने समय में। नए शहर कैसे थे, यानी कि पुराने शहरों की हमने बात कर ली, उनके हालात कैसे थे। औपनिवेशिक शहर उन लोगों ने बसा दिए, मतलब यार अंग्रेजों ने बसा दिए, सीधी बात है, छोड़ो औपनिवेशिक खेलते खेलते। अब जो ये नए शहर बसे थे, बड़े बड़े शहर बना दिए, ये कैसे थे, क्या हालात थे इनके। तो यहाँ पे जो है मद्रास की बात करें तो यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम, बंबई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते। यहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे, गरीबों को यहाँ पे रहने की इजाजत नहीं थी। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही एक अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, या जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते, गोरे लोग, उनको व्हाइट टाउन, और जहाँ पे भारतीय रहते उनको ब्लैक टाउन, काला शहर, गोरा शहर, इस नाम से उनको जाना जाता। और शुरुआती दौर में तो ठीक था। जब शुरुआती दौर की बात है, जब अंग्रेजों का राज नहीं था, सिर्फ व्यापार हो रहा था, लोग रह रहे थे थोड़े बहुत, ठीक था। लेकिन जब उनके सत्ता उनके हाथों में आई ना, तो उन्होंने काला शहर बिल्कुल ही अलग कर दिया, अपनी बस्तियां उनसे अलग ही बसा दी पूरी की पूरी, क्योंकि अब यार उनका कब्जा था तो वो कुछ भी कर सकते थे। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती होते हैं, देसी गांव, लोकल पीपल, बिल्कुल कुछ नहीं आता ज्यादा, लेकिन हाँ लोकल है, अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, वो देहाती गांव बोलते हैं उनको। और अभी के टाइम पे ठीक है, तो और दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे, क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था। और सस्ते मजदूरी, इसकी तो कोई कमी नहीं थी। आजकल भी मजदूरी इतनी सस्ती है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं हम लोगों को, यार पता नहीं कब बढ़ेगी इसकी वैल्यू। इसीलिए वहां कारखाने लगाना बहुत ही आसान था, क्योंकि दो ही चीजें चाहिए, एक कच्चा माल, दूसरा मजदूर, और वो भी सस्ते वाले। तो भारत में कारखाने लगे, इसीलिए विद्रोह हो गया था, क्योंकि भारत में जब कारखाने लगे तो लोग भड़क गए थे भारत में भी, क्योंकि उनका व्यापार छिन गया था आम लोगों का, जो हाथों से काम क्या करते, क्योंकि मशीनों से 10-10 आदमियों का काम एक मशीन कर रही थी, तो कैसे चलेगा ऐसे। लेकिन अब तो मशीन कारखाने बनाने पड़े यार, इतनी आबादी हो गई। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें खोल ली। अब सूती कपड़ा मिलें खोली तो उनका व्यापार तेजी से फलने फूलने लगा, वो सारा कुछ हुआ। अब यहाँ पे जो है दो औद्योगिक शहर थे, सही मायनों में। शहर बहुत सारे थे लेकिन औद्योगिक, देखो शहर शहर होते हैं, आप भी बोलोगे यार इनमें फर्क क्या होता है, औद्योगिक शहर कौन से होते हैं। देखो शहर बहुत सारे थे उस समय, लेकिन दो शहर ऐसे थे जहां पे असली मायने में औद्योगिकरण था, उद्योग लगे हुए थे, फैक्ट्रियां लगी हुई थी। बाकियों में फैक्ट्रियां नहीं थी, बाकियों में सामान बेचा खरीदा जाता था, वो दूसरे टाइप के केंद्र थे, औद्योगिक शहर नहीं थे। सही मायनों में दो ही थे, एक था कानपुर और दूसरा था जमशेदपुर। ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू या 1 वर्ड टाइप के आते हैं ना 1-2 नंबर में, उसमें पूछा जा सकता है। देखो मैं बता दूं, इसमें से देखो बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है इस चैप्टर में से, ज्यादातर छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर या 1 नंबर का ही, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। बाकी मैं ऐड भी कर दूंगा, आपको बता ही दिया शुरुआत में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उन चीजों को।
तो वहाँ पे एडअप करता जाऊंगा मैं, तो आइडिया भी लग जाएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपकी गाइड वगैरह में भी दिए होते हैं, सब लोग गाइड रखते हैं आजकल तो चलो मुद्दे पे आते हैं। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। एक नया शहरी परिवेश, समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो, बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी, क्योंकि यार फायदा तो उधर से ही मिलेगा। कंपनी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग, ये राइटर्स कौन है आप भी सोच रहे होगे, देखते हैं अभी कौन है। इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यहाँ राइटर्स का मतलब है क्लर्क, यानी कि जो ऐसे टक 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 टाइपिंग करते रहते हैं, काम मतलब दस्तावेज सुरक्षित रखते हैं, तो वो लोग। यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उपशहरी इलाकों में बगीचा घर बना लिए, यानी कि जिनको गार्डन हाउस बोला जाता है। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी बनाए गए। नस्ली भेद होता है यानी कि भारतीयों के लिए अलग और गोरों के लिए अलग, तो इस टाइप का भी सीन हो गया था। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजार के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी जमीन भी खरीद ली थी। अमीर लोग थे, पैसा था यार, क्या फर्क पड़ता था। बहुत सारी जमीन खरीद के बैठ गए, जहां पे उनको लगता था कि ये शहर अब तरक्की पे जा रहा है ना, पहले ही जमीन हथियाली बहुत सारी खरीद के बैठ गए, उसके बाद वहां पे उसको बेच देते हैं, फायदा हो जाता है उनको भी। मजदूर वर्ग के लोग अपनी यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, वाल्की वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराया करते थे। ये सस्ती सेवाएं हुआ करती थी। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहा करते थे। अंग्रेजों को जो है देशियों के खतरे से दूर, ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। हुआ क्या था कि जो है ना, धीरे धीरे उनको लगा, क्रांति हो गई थी 1857 की, तो बहुत सारे अंग्रेजी लोग, अंग्रेज गोरे, उनकी पत्नियां, बच्चे मारे गए। तो उसके बाद उन्होंने एक सख्त कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, अपनी बस्तियां जो शहर या गांव थे उनसे अलग बसा ली। मतलब अब हमला भी होगा तो संभाल लेंगे थोड़ा सा मामला। पहले तो बिल्कुल उनसे मिलती जुलती थी, तो कुछ मामला काबू से बाहर हो गया था, लेकिन अब की बार उन्होंने सही से फैसला ले लिया। और अब जो है सिविल लाइंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। जंगल काट दिए, जमीन साफ करी और उधर जाके वो बस गए अलग से बिल्कुल, या फिर चरागाहें थी, खेत थे, उनको साफ करके कब्जा करके जैसे भी यार बस गए, बस वो जाके। अंग्रेजों की नजर में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ला का केंद्र थे। काले इलाके का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे भारतीयों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे शब्द। वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। काफी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी। यानी कि उनको लगता था, जैसे अलग दूसरे देशों में भी हुआ था, शायद हमने शुरुआती चैप्टर में, शुरुआती किताब में पढ़ा था, वियतनाम की कहानी शायद इसी बुक में थी आपकी, मतलब इसी क्लास की बुक में, वियतनाम के अंदर हुआ था जो, वहां पे भी ऐसे बोले थे हम डेवलप्ड है, विकसित है, हाँ क्या बात है। ये लोग भी ऐसा ही कर रहे थे, ये लोग दिखा रहे कि हम लोग विकसित हैं, हमारे चारों तरफ देखो साफ सफाई है, बिल्कुल मजेदार जिंदगी जी रहे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं था। जब हैजा और प्लेग, ये दो बीमारियां, बहुत सारे लोग मारे गए थे, हजारों की आबादी मारी गई थी इससे, इन दो बीमारियों से। ऐसी महामारियां फैली, हजारों लोग मारे गए, तो अपने वैश्विक अफसरों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, क्योंकि उनको ये डर लग गया, अब इस मामला उनके हाथों से निकलता जा रहा था। उनको डर लग रहा था कि अगर ये हैजा और ये क्या था, प्लेग, ये बीमारी अगर गोरों के शहरों में आ गई, इलाकों में आ गई, तो यहाँ पे भी मरेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। सफाई हो ना हो, क्या फायदा उस सफाई का। तो उन्होंने जो है गांव को ही साफ सफाई करवानी शुरू कर दी। जो जिनको काले लोग मानते, काले इलाके माना करते थे, उनको भी सफाई करवानी शुरू कर दी उन्होंने। सुधर गए ये लोग थोड़े से। अब बात ये आ गई हिल स्टेशन की। हिल स्टेशन क्या थे, बड़े बड़े पहाड़ी इलाके हुआ करते थे, जहां पे से उनको, देखो हिल स्टेशन इसीलिए नहीं बनाए कि आजकल हिल स्टेशन का मतलब हो गया घूमने फिरने की जगह मस्त वाली। शुरुआती दौर में मकसद उनका हिल स्टेशन का ये नहीं हुआ करता था। हिल स्टेशन जो है पर्वतीय सैरगाह हुआ करती थी। हिल स्टेशन की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। शिमला, देखो शिमला कैसे लिखा हुआ है,
आज के टाइम में शिमला नाम बदल दिया बस, ठीक है ना। ये मत बोलना ये शिमला ऐसी क्यों लिखी हुई है, ये आज के समय ऐसी शिमला है, पहले ऐसी शिमला हुआ करती थी। इसकी स्थापना जो है गुरखा युद्ध के दौरान की गई थी। अंग्रेज मराठा युद्ध 1818 में जो हुआ था, इस युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीन लिया गया। ये हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकियां करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। ये बॉर्डर्स लाइंस थी, बोल सकते हो कि दूसरे देशों पर या दूसरे इलाकों पर अगर हमला करना है या वो लोग हमला कर रहे हैं तो यहाँ पे सेना की तैनाती की जाती थी, इसीलिए हिल स्टेशंस बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे हिल स्टेशंस का महत्व बदलता गया। वायसराय जो कि बड़े अफसर हुआ करते थे अंग्रेजों के, उन्होंने जो है अपने पूरे अमले के लिए हर साल गर्मियों के हिल स्टेशन पर ही डेरा डाल लिया करते थे। यानी कि जब सर्दियां आती तो जहां पे भी रहते यार गर्म इलाकों में, तो वहां चले जाते, मैदानी इलाके हुए या फिर साउथ वाले इलाके। लेकिन अगर गर्मी नहीं है, मतलब सीजन उधर गर्मी का आ गया है, तो वहां पे ज्यादा ही गर्मी लगेगी, तो अच्छा महसूस करने के लिए वो लोग हिल स्टेशन पर आते, पहाड़ी इलाकों में आ जाया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिलिंग शिमला में स्थानांतरित कर दी। अब यार बार बार देखो, कौन ऐसे दुखी होगा, एक बार उधर जा एक बार इधर आ, सारा असला उठा के इधर जा उधर जा इधर आ, दिमाग खराब है क्या? हर 6 महीने में उठा उठा के फिरते रहो। उन्होंने बोला हम तो यहीं रहेंगे, शिमला में ही रहेंगे, हम तो ठंडे इलाके में, तुम्हें आना हो तो आ जाओ, जिसको जो कुछ करना है। शिमला जो है भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का भी अधिकृत आवास बन गया। सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस, रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का ही था। उच्च और मध्य वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। देखो यार ऑब्वियस सी बात है, अब हिल स्टेशन बनाए है, ठंडा इलाका है, पता लग गया है, रेल आ गई है, तो काहे की दिक्कत है जाने में। राजा भी जाएंगे, आम जनता भी जाएगी, सब जाएंगे। अब तो इनके पास के इलाकों में चाय और कॉफी के बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों में बड़ी संख्या से मजदूर आने लगे, क्योंकि सबको काम चाहिए था, पैसा था नहीं, तंगी थी, तो इस वजह से जो है मजदूर बहुत बड़ी आबादी में आने लगे थे यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में, हिल स्टेशन पर, जहाँ पे चाय और कॉफी के बागान हुआ करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की सैरगाह नहीं रही, अब काले लोग भी इधर आने लगे। वाह क्या बात है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा मतभेद था, लेकिन कोई बात नहीं, हम भारतीय हैं, हम कहीं भी ना घुसेड़ सकते हैं अपने बीच में। चलो ये था अपना इस चैप्टर का आधा चैप्टर हो चुका है, और बाकी का हम जो है आने वाली वीडियो में करेंगे पार्ट 2 के अंदर। काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, मजा तो आया होगा यार। वैसे थोड़ा सा मतलब कहानी सुनाने में लड़ाई दंगों की कहानियां नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी इतना बोरिंग चैप्टर भी नहीं है। चलो अब खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की होने वाली है। तो यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई भी अपडेट हो आपके काम का हो। और आपको अगर टाइम से नहीं मिला तो क्या फायदा अपडेट डालने का, तो घंटी दबा लेना साथ के साथ, ताकि जो अपडेट आए वो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाए।